हाँ देखो बेटा, अपन आज बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17 प्रश्न वाली 17 की। कौन सी है? सांख्यांकी। एक बार मैं बता देता हूँ। देखो ये अपने एक्सरसाइज नंबर क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन। देखो वैसे ये 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, एक छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। कई बार 2 के 2 पार्टीशन हो जाते हैं, एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है 29 या 30 नंबर का, पेपर में 29 या 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो बेटा ये तो हो गई क्वेश्चन कैसे आता है, किस टाइप से आता है और कितने नंबर का आता है। क्वेश्चन एक बड़ा बनेगा 6 नंबर का, एक छोटा 2 नंबर का भी बन सकता है, 2 नंबर नहीं तो इसके 2 पार्टीशन एक नंबर में भी आ सकता है। अब बात कर रहे हैं, देखो ये तो हो गई क्वेश्चन कैसे आएगा और कितने नंबर का आएगा। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की सांख्यांकी। देखो सांख्यांकी की बेटा 3 पार्ट है। सांख्यांकी कितने पार्ट हैं? 3। पहले पार्ट में आता है माध्य। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अपन x बाहर से। पहला पार्टीशन है, सांख्यांकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा मैंने। पहला पार्टीशन की बात करूं तो पहला पार्टीशन है माध्य। सेकंड पार्टीशन की बात करूं वो होता है बहुलक। इसको बेटा जेड बार से डिनोट किया जाता है। वो मीन होता है, ये मॉड होता है। इंग्लिश की बात करूं, माध्य को मीन बोलते हैं, बहुलक को मोड बोलते हैं, और माध्यिका या माध्यक थर्ड पार्टीशन आता है इसका। सेकंड के बाद ये थर्ड पार्टीशन है इसका क्या? माध्यक। इसको डिनोट किया जाता है एम बार से। तो 3 हो गए बेटा, सांख्यांकी को 3 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला है माध्य, बहुलक और माध्यक। देखो माध्य, बहुलक, क्वेश्चन की टाइप ऑफ देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है? मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 अंकों में जो क्वेश्चन आता है वो कई बार, जैसे अभी पिछले बार जो अभी पेपर लगा है इस 70 में, उस पेपर में अपने से पूछा था माध्य और बहुलक एक ही क्वेश्चन का। क्वेश्चन एक था लेकिन दोनों वैल्यू पूछ ली थी। माध्य भी पूछ लिया था उसी का, और उसी का क्या पूछ लिया था? बहुलक। यानी वो 3-3 नंबर में डिवाइड किया था। इसमें देखो पहले क्या होता था, इस 70 से पहले वाले 70 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अथवा भी आया करता था। अथवे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता था, उसमें क्या करता था उस टाइप में। इससे नेक्स्ट पहले वाले साल की बात कर रहा हूँ जो पहले जा चुका है, उसमें माध्य और बहुलक एक क्वेश्चन में पूछा था, और उसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था उसमें माध्यक पूछ लिया था। तो क्वेश्चन में कई बार अपने पास अकेला माध्य भी पूछा जा सकता है, बहुलक भी पूछा सकता है, माध्यक भी पूछा जा सकता है, या एक ही क्वेश्चन के दोनों माध्य और बहुलक भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि दोनों पूछ रहे हैं तो 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये 6 नंबर में आएगा, लेकिन दोनों के 3-3 नंबर अपने को मिलेगा। यदि आप माध्य करके छोड़ते हो तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि आप लोग बहुलक और करते हो उसके साथ में तो आपको 3 नंबर और मिलेंगे। ऐसे दोनों करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? 6 नंबर। ठीक है, ऐसे ही यदि अपने पास में डायरेक्ट यदि माध्यक पूछ लिया गया तो डायरेक्ट कितने नंबर का आएगा? अकेला ही 6 नंबर का आ सकता है। ठीक है, यदि अकेले में माध्य पूछा जाता है तो ये भी अकेला 6 नंबर का आ सकता है, और यदि अकेला बहुलक पूछा जाता है क्वेश्चन में तो अपने को बहुलक के 6 नंबर मिल सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ, देखो अपन बेसिक चीजों की। माध्य की भी 3 पार्टीशन है। माध्य की भी कितने पार्टीशन है? 3। पहले पार्टीशन में इसकी भी 3 विधियां हैं। माध्य की कितनी विधियां हैं? 3। पहली विधि की बात करूं, पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि। इससे पहले मैं बात करता हूं जो प्रत्यक्ष विधि जो लगता है, उससे पहले अपने पास में क्या होता है, जब अपने पास कोई प्रेक्षण दिए होते हैं, वो प्रेक्षण की बारंबारता नहीं दी हो, जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से औसत एवरेज निकालते हैं। किसी का माध्य और एवरेज एक ही चीज होता है, उसी चीज को माध्य बोलते हैं, उसी चीज को एवरेज बोलते हैं, औसत बोलते हैं। तो औसत अपन निकालते हैं, वैसे ही इसका भी एक समांतर माध्य अपन निकाल सकते हैं। उसका भी अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। देखो पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। समांतर माध्य, ये देखो एवरेज, औसत और समांतर माध्य एक ही चीज हुई। ये फॉर्मूला जब काम में आता है जब अपने पास में क्या नहीं दिया हो, बारंबारता नहीं दी हो, यानी प्रेक्षणों की बारंबारता नहीं दी हो, डायरेक्ट अपने पास प्रेक्षण दिए हों, तो अपन उससे डायरेक्ट समांतर माध्य का फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से अपन उसका क्या निकाल सकते हैं? माध्य निकाल सकते हैं। प्रेक्षणों का योग बटे
प्रेक्षणों की संख्या। ये फॉर्मूला है समांतर माध्य का। समांतर माध्य x बार इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखो प्रेक्षण कौन सी कंडीशन में आते हैं, इसी से देखो फॉर्मूला बन रहा है प्रत्यक्ष विधि का। ये जो पहली विधि मैं आपको बताया था वो प्रत्यक्ष विधि होती है, और ये प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य से ही बनी है। इसको भी अपन x बार से डिनोट करते हैं। प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन बता रहा हूं मैं। मान लो अपने पास प्रेक्षण आ रहे हैं x1 x2 x3 डैश डैश xn तक अपने पास कोई प्रेक्षण आ रहे हैं। अब यहाँ पर अपने पास जो प्रेक्षण आते हैं वो फिक्स आते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रेक्षण दे रखा है, यहाँ पर जो डिजिट दे रखे हैं वो वैल्यू दे रखी है इक्वल अपने पास में, x1 है x2 x3। सबको अपन क्या कर सकते हैं? प्रेक्षणों का योग, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसमें कितने टर्म्स कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं? पद जा रहे हैं बेटा n तक। तो कितने प्रेक्षण है? n प्रेक्षण। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? ये प्रत्यक्ष विधि जब लगती है जब अपने पास ये जो प्रेक्षण होते हैं जो बार बार क्या होते जाए, रिपीट होते जाए, और उसकी क्या निकल के आ जाए? बारंबारता निकल के आ जाए। जब अपने पास इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी को प्रेक्षण से मल्टीप्लाई करते हैं। बारंबारता को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? प्रेक्षण से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो ये f बार आ रहा है तो अपन कहेंगे f(x1), ये f1 आ गया तो f1(x1), ये f2 बार आएगा तो f2(x2), ऐसे ये f3(x2). इनका सबका सम करेंगे तो अपन इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है योग। ये इंग्लिश वर्ड है, ये इसको इससे डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं योग। ये सिग्मा शब्द होता है। ये सभी क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई होकर क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। देखो चीज वही निकल के आई है, fi(xi) ये दोनों का मल्टीप्लाई, जो f1 f2 i काउंटिंग है बेटा, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 1 से लेकर n तक, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी जो अपने fi है उसमें भी i की जो वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है? n तक, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ तक भी जा सकती है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है f1 किससे? x1 से, f2 किससे हो रहा है? x2 से, f3 किससे हो रहा है? x3 से। इसका मीन्स यही हो गया बेटा, मतलब ये निकला सिग्मा सबका हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, इसका मतलब सिग्मा हो रहा है। i का मतलब यहाँ पर अपन कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है बेटा। ये अपना प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बन गया सिग्मा fi(xi) अपॉन सिग्मा fi। अब यहाँ पर बता देता हूँ मैं होता क्या है इनका मतलब। जहाँ देखो सिग्मा का मतलब ये एक क्या है? सिग्मा इंग्लिश वर्ड से, ये इसका साइन है और इसका हिंदी में अर्थ होता है योग। सिग्मा मीन्स क्या होता है? योग। बचा कौन? fi का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता मैंने बता दी है फ्रीक्वेंसी। जो अपने पास प्रेक्षण होते हैं वो प्रेक्षण कितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? बारंबारता। ये क्वेश्चन में समझ में आएगा सब चीजें। अपने को केवल फॉर्मूले में देखना है कि f का मतलब क्या होता है? बारंबारता। xi को बोलते हैं अपन, इसको x1 से डिनोट करते हैं, वैसे xi से करेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। xi का मतलब क्या होता है? वर्ग चिन्ह। सब चीजें समझ में आ गई। सिग्मा मतलब योग, fi का मतलब क्या हो गया? बारंबारता, और xi का मतलब क्या हो गया? वर्ग चिन्ह। ये अपना फॉर्मूला पहली विधि कंप्लीट हो गई। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। सेकंड विधि की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसी की सेकंड विधि की बात करता हूं। सेकंड विधि होती है इसकी कल्पित विधि। क्वेश्चन में वहां पर विधि का नाम भी दे सकता है कि इसका कल्पित विधि से माध्य निकालो, इसलिए अपने पास में ये विधियां काम में आएंगी। दूसरी कल्पित माध्य भी बोलते हैं इसको, कल्पित विधि, इसको भी डिनोट किया जाता है x बार से। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये पहली विधि है। दूसरी विधि की बात कर रहा हूं, कल्पित विधि, और कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या हो गया? x से बाहर इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। देखो सिग्मा पहले से जानते हैं, सिग्मा मीन्स योग, f का मतलब बारंबारता। नई चीज निकल के कौन आई? di। जहां पर जो di का फॉर्मूला होता है बेटा, di इक्वल्स टू होता है xi माइनस a। अब नई चीज क्या निकल के आई? xi पहले से पढ़ चुके बेटा अपन। xi क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब नई चीज कौन है? केवल मात्र a। a कहां से आता है?
देखो ए निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है, मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म देखते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, मान लो x की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में आएगी। देखो क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक वर्ग अंतराल में भी आ सकता है, एक बिना वर्ग अंतराल का भी। xi की वैल्यू डायरेक्ट भी क्वेश्चन में दे सकता है या x की वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकता है। देखो x की देते जैसे 0 to 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यू प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 10 तक के जितने भी डिजिट है वो 3 बार आ रहे हैं, मान लो 5 बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इस x से अपने को निकालना पड़ेगा xi। उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वैसे फॉर्मूला बता देता हूं मैं। xi निकालने का फॉर्मूला होता है, xi निकालने का फॉर्मूला होता है, यही बता देता हूं मैं। xi निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2 बटे में 2। देखो ऊपर सीमा और निचली सीमा, देखो पहली सीमा को बोलते हैं ऊपरी सीमा, जो पहली वैल्यू होती है क्वेश्चन में उसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं निचली सीमा। दोनों को प्लस करना है और बटे में क्या लगाना है 2। अपने पास जो x की वैल्यू आ जाए उस वैल्यू को अपन 0 प्लस 10 अपॉन 2, यहाँ से निकल के आएगा xi की वैल्यू कितनी आई हुई 0 और 10, 10 बटा 2 बराबर कितना आ गया 5। अब सिंपल सी बात है, देखो xi निकालने के लिए अपन ने क्या आ गई, पहली वैल्यू आ गई 5। एक वैल्यू निकालने के बाद आप ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। देखो डिफरेंट कितने का चल रहा है, इनमें सब में 10-10 का अंतर चल रहा है। तो अपने को क्या करना है, जितना पहली वैल्यू आई उसमें 10-10 प्लस करते जाओ, ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। 15 आ गया, 25 आ गया। यदि आप लोग वैसे निकालोगे तो भी वही आएगा। 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। 20 और 30 कितना हो गया 50, 50 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25। तो ये तो हो गया अपना xi। अब मैं बात कर रहा था एक्चुअली किसकी, a की। भाई a कहाँ से निकल के आता है, a का हिंदी में तो अर्थ होता है कल्पित माध्य, इसको बोलते हैं कल्पित मान। a को हिंदी में बोलते हैं कल्पित मान, लेकिन क्वेश्चन में आपको इसका हिंदी नहीं पूछेगा। a की वैल्यू की आपको जो a आया है वो a का मतलब होता है कल्पित मान। लेकिन आपको वहां पर ये नहीं पूछेगा कि a का हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं, a की वैल्यू निकालनी है अपने को कि a कहां से ढूंढना है। देखो xi के जितने भी वैल्यू हैं इनमें आप किसी भी डिजिट को लोगे तो वो a होता है, चाहे 5 लो, 15 लो, 25 लो, 35, आगे जो भी वैल्यू आएंगी उनमें से आप किसी भी एक मान को लोगे, वो एक मान क्या कहलाता है a। चाहे आप इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, सभी a है। यहाँ xi की टोटल वैल्यू a कहलाती है। लेकिन अपने जो क्वेश्चन में अपन जो ट्रिक्स लगाएंगे उस ट्रिक्स में जो a की वैल्यू आपको लेनी है वो हमेशा ऊपर वाली लेनी है। xi की पहली वैल्यू आपको क्या लेनी है, a लेना है। देखो सिर्फ मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपको केवल फॉर्मूले याद रखने, क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो ट्रिक्स में बताऊंगा आपको। 1 सेकंड में बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड में तो नहीं लेकिन बहुत कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू अपन xi की पहली वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। लेने को हर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो करने का तरीका वो बहुत ईजी हो जाएगा जब आप xi की पहली वैल्यू लोगे, ठीक है। ये अपना कल्पित विधि हो गया है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, जहां पर di इक्वल होता है xi माइनस a को हिंदी में बोलते हैं बेटा कल्पित मान। निकालने का तरीका मैं आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट वाली तीसरी विधि की बात करते हैं। देखो तीसरी विधि की बात करते हैं। अपने पास जो तीसरा मेथड है माध्य की, जो तीसरी विधि है वो होती है बेटा पग विचलन विधि। कौन सी विधि होती है, पग विचलन विधि। इसको बेटा डिनोट तो x बार से किया जाता है। विधि का नाम है पग विचलन विधि, इसको भी डिनोट किससे किया जाता है, x बार से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi और इनटू में कौन आएगा h। फॉर्मूले की बात करो तो फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ये विधि कल्पित विधि की बाद में कौन सी आ गई, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h।
तो यहाँ से जो नई चीज निकल के आई है, काफी चीजें अपन यहाँ जानते हैं, जहां ए पहले से जानते हैं कल्पित मान। कल्पित विधि में देखो एक से एक विधि जुड़ी हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली तैयार है, दूसरी में काफी चीजें उससे बिलोंग कर रही हैं, काफी चीजें उससे मिल रही हैं। ऐसे ही पहली और दूसरी तैयार होती है, तीसरी में काफी चीजें पहली दूसरी से मैच कर रही हैं। तो देखो ए पहले से जानते हैं, ए का मतलब होता है क्या बेटा, कल्पित मान। यहाँ से देखो सिग्मा जानते हैं, सिग्मा मीन्स पहले ही पढ़ चुके हैं, योग। एफ आई जानते हैं, बारंबारता। यू आई नया चीज निकल के आया है, वो आया है यू आई। और बेटा यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई जानते हैं, ए जानते हैं, नई चीज निकल के आ गई एच। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा डी आई अपॉन एच। अब यहां से जो नया चीज निकल के आया है वो निकल के आया है मात्र एच। केवल अपन एच के बारे में बात कर सकते हैं। एच का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एच मीन्स होता है वर्ग माध्य, हिंदी वर्ग माप। हिंदी में एच को बोलते हैं बेटा क्या, वर्ग माप। ठीक है बेटा। अब सुनिए, देखो बात हो गई यहाँ तक कि एच को वर्ग माप बोलते हैं, लेकिन अपने को वहां मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी नहीं पूछेगा, एच का वैल्यू निकालना आना चाहिए। देखो बेटा एच का मतलब होता है चौड़ाई, और चौड़ाई का मतलब होता है इनमें जो अंतराल चल रहा है। एक्स की जो वैल्यू दी है, उस एक्स की वैल्यू में जो अंतराल दिया होता है, उस अंतराल को अपन क्या बोलते हैं, एच। और शॉर्ट फॉर्म में है कि अपन इन दोनों को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्टली अपने पास में एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 10 में माइनस करेंगे 0, 10 में 0 माइनस किया तो 10 बचेगा, उसको बोलते हैं एच। और इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूं मैं, कई बार इसका फॉर्मूला भी यूज करते हैं कि एच इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। सेकंड श्रेणी का पहला पद माइनस पहली श्रेणी का पहला पद। A2 का मतलब होता है कि इस श्रेणी का पहला मान, ये होता है A2, इसको बोलते हैं A1। A2 मतलब 10 और A1 मतलब 0। और 10 में से 0 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ये अपना हो गया बेटा माध्य। पहली विधि सांख्यिकी को 3 प्रकार से मैंने डिवाइड किया, माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्य में 3 विधियां हैं, उनमें पहली प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित और तीसरी पग विचलन। प्रत्यक्ष के 2 पार्ट हैं, समांतर माध्य भी है इसमें। समांतर माध्य कब लगता है, जब अपने पास किसी प्रेक्षण की बारंबारता नहीं दी हो, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका मान होता है समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन्स योग, एफ आई मीन्स बारंबारता, एक्स आई का मतलब वर्ग चिन्ह। ठीक है बेटा, ओके। दूसरी विधि की बात करूं तो कल्पित विधि। कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और ए का मतलब होता है कल्पित मान। ठीक है बेटा। तीसरी विधि की बात करता हूं तो तीसरी विधि है अपने पास में पग विचलन विधि। पग विचलन विधि को एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई के मैंने 2 फॉर्मूले बताए बेटा। पहला फॉर्मूला यू आई का मैंने बताया है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए ये क्या है बेटा, डी आई। देखो याद हो, एक्स आई माइनस ए को क्या बोलते हैं, डी आई। ये डी आई का ही फॉर्मूला है, तो इसी चीज को मैं पूरे को क्या बोल सकता हूँ, डी आई बोल सकता हूँ। देखो कंफ्यूज मत होना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्स आई माइनस ए कौन है, डी आई है भाई। और एच नई चीज निकल के आई, एच। और एच को मैंने बताया अभी वर्ग माप होता है, और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये कहाँ से निकलता है, यहाँ से, इसमें से ये माइनस करोगे तो निकल। ये मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, नोट्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन करते समय अपने को इनकी सारी चीजें मैं बारीकी से बता दूंगा कैसे क्या निकल के आएगा। आज अपन इस वीडियो में केवल माध्य और बहुलक की बात करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको वर्क में मिलना जरूरी है। फिर अपन माध्य की बात, इनका कंप्लीट टॉपिक, इसकी प्रॉब्लम क्वेश्चन होने के बाद अपन बात करेंगे किसकी, माध्य की। ठीक है बेटा, आज अपन केवल इन दोनों की बात करेंगे। आप माध्य के फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार मैं बहुलक के फॉर्मूले की बात और कर लेता हूँ। देखो बहुलक निकालने के लिए क्या करना है,
हाँ देखिए बेटा, बात कर रहा हूँ बहुलक की। किसकी बात हो रही है बेटा? बहुलक की, जो अपना सेकंड टॉपिक है सांख्यिकी का। मैंने कहा डिनोट किया जाता है जेड बार से। फॉर्मूला एक ही होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ बहुलक मीन्स होता क्या है, किस चीज को बहुलक बोला जाता है। देखो 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में बहुलक पढ़ा था अपन ने। 9th में बहुलक क्या होता था? देखो बहुलक का मतलब होता है जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार उसमें आता है, उसी चीज को अपन बहुलक बोलते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, उसको अपन बोलते हैं बहुलक। ये तो देखो अपने 9th में पढ़ा था। 9th में अपने पास में इसकी बारंबारता नहीं आई थी। बारंबारता क्या नहीं आई थी 9th में? जैसे क्वेश्चन में आ गया 2 3 5 7 6 3 2 1, ऐसे बार बार मान लो ऐसे क्वेश्चन आया करते थे आपके पास। यहाँ तो तुम देखते ही बता देते कि 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 बार हो रहा है 3। इसका मतलब इसकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब बहुलक जो आएगा वो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। बहुलक की वैल्यू ज्यादा हो गई क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब रही बात, देखो क्या, जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं देकर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग देते तो अपन उसका बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। फिर उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने 9th में पढ़ा था। यहाँ आपको डायरेक्ट देख के बताना है कि इसका बहुलक क्या है। यदि आपको वहां पर वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन दे दे तो आपको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है बेटा? फॉर्मूला यूज करना है। ओके बेटा, ठीक है। देखो आइए, देखो बहुलक इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक दिखे तब तक फॉर्मूले को बोलते रहना चाहिए। जितने क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में, जितने क्वेश्चन करेंगे तब तब अपने को फॉर्मूला यूज करना है। तब तब अपन एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 5 बार इस फॉर्मूले को रिपीट करें। बैठ के करने से कुछ नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बहुलक इक्वल्स टू हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बात रेडी? ओके, ठीक है बेटा। देखो जहां क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जहां ये चीजें होती कहां, देखो वहां से तो मैं क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे देखते ही पता चल जाएगा। इसको L बोलते हैं, इसको F1 बोलते हैं, इसको F0। लेकिन इसका लैंग्वेज में बता देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो L होता है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। या सबसे अधिक बारंबारता भी लिख सकते हो आप लोग। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है बेटा। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता। और बेटा H वही है, H मीन्स वही, H तो अभी बताया था ना, वर्ग माप। नोट्स तैयार करना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अभी बात कर रहे थे अपन, ठीक है ना। H का मतलब वही वर्ग माप, और H A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला जो अभी अपन बात कर रहे थे माध्यमिक। फॉर्मूला हो गया बेटा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां मैंने आपको बता दिया
एक बार बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बहुलक वर्ग बार बार यूज किया गया शब्द। जब तक आपको क्वेश्चन में बहुलक वर्ग का पता नहीं चलेगा तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो वैल्यू नहीं निकाल सकते तो बहुलक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बहुलक वर्ग को पहचानना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, मान लो यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, 30 से 40, 3 आ चुका पहले से 2, और 40 से 50 में आ गए। अब देखो इसमें बहुलक वर्ग कैसे पहचानना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बहुलक में बहुलक वर्ग को पहचानना। जिस बच्चे को बहुलक वर्ग का पता चल गया वो टोटल वैल्यू निकाल सकता है क्वेश्चन की। L निकाल सकता है, F1 निकाल सकता है, F0 निकाल सकता है, F2 निकाल सकता है, H तो तुम जानते हैं। देखो बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है, इसको बोलते हैं अपन बहुलक वर्ग। क्वेश्चन की सबसे ज्यादा बारंबारता जो होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बहुलक वर्ग बोलते हैं। 20 से 30 वाला बहुलक वर्ग है। अब मैं इसमें देखो आपको वैल्यू भी बता देता हूँ एक बार, नॉर्मली वैल्यू कैसे लेते हैं। इसकी निम्न सीमा है 20 बेटा, इसको बोलते हैं L। क्वेश्चन ने कहा था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आ गई L मतलब 20। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये था, इसकी बारंबारता कितनी है बेटा 6। इसका मतलब F1 कितना आ गया बेटा 6। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितना आ गया 6। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता F0 बेटा, बात समझ में आया कि नहीं आया। F0 5 को क्या बोलोगे, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली, बहुलक वर्ग ये रहा बेटा, और इससे ठीक वाली बारंबारता ठीक बाद में F2 कितना आएगा 2। ये इसका क्या हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, और क्या हो गया बेटा L। H की बात करूं तो H वही डिफरेंट ऑफ वैल्यू कितना बेटा 10 में माइनस आएगा 0, कितना बचेगा H की वैल्यू 10, A2 माइनस A1, दैट्स ऑल। ये तो हो गया अपना बहुलक के बारे में और माध्य के बारे में। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कि अपन पहले इनके डाउट करेंगे, किसका, माध्य का, और बहुलक के पहले डाउट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन माध्यक की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं माध्यक की पहले बात कर दिया तो डाउट नहीं हो पाएंगे। डाउट नहीं होंगी तो आप लोग क्या करोगे, फिर फॉर्मूले थोड़ी उतारोगे, तो फॉर्मूले के साथ में आपको क्वेश्चन भी होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ माध्य आपको किस किस एक्सरसाइज में मिलेगा, बहुलक आपको कहाँ मिलेगा और माध्यक आपको कहाँ मिलेगा। देखो एक्सरसाइज है 8, कितनी एक्सरसाइज है 8 एक्सरसाइज है, 8 है इसके अंदर। 17 में 8 एक्सरसाइज है, 7.1 से 17.1, 17.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 17.1 में आपको मिलेगा केवल समांतर माध्य, 17.1 में केवल समांतर माध्य, 17.2, 17.3 और 17.4 इनमें सब में मिलेगा आपको क्या, माध्य, जिसकी तीनों विधियां अपन यूज करेंगे, उसमें अपन इसकी तीनों विधियां यूज करेंगे। डायरेक्ट अपन बात करें 17.56, वहां जाकर अपने को क्या मिल रहा है, माध्यक, इसकी बात नहीं किया मैंने अभी तक, छेड़ा ही नहीं उसको। बहुलक कहाँ मिलेगा आपको 17.8 में जाकर, ठीक है, सही बहुलक कहाँ मिलेगा 17.8 में जाकर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 17.1 की। देखो 17.1 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको डाउट में छोड़ूंगा, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। यदि वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, उस पर आपको कमेंट करके पूछना है, ठीक है बेटा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अब मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 17.1 की। प्रश्न वाली कौन सी है, 17.1, ठीक है बेटा। यदि मैं मेरा बताता दूं, व्हाट्सएप नंबर है 9784492658। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, 9784492658। अब देखो क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से, माइंडली बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल इजी वे में। नंबर सबको मिल गए,
ठीक है। अब देखो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा टाइम देना है, क्वेश्चन को पढ़ने में पूरा टाइम देना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्त 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या करवाए हैं? समांतर माध्य ज्ञात करवाए हैं। आपको समांतर माध्य किसका ज्ञात करवा रहा है? कक्षा के गणित विषय में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रेक्षण की। प्रेक्षण क्या क्या दे रखे हैं? सबसे पहले मान की बात करते हैं। जो प्रेक्षण है अपने पास 10 विद्यार्थियों के, वो क्या क्या है देखो। 52 मतलब 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 35 के बाद है 48 और 52। ये तो है बेटा प्रेक्षण। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रेक्षण दिए गए हैं बेटा। इनका समांतर माध्य क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है। देखो बात कर रहा हूं मैं क्या, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है। पहला मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको करना है। पहले को अच्छे से समझेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। आइए देखो, मैंने कहा था जब प्रेक्षण दिए हो और समांतर माध्य क्वेश्चन पूछ ले तो सीधा सा फॉर्मूला है कि सभी प्रेक्षणों को जोड़ो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने बार आ रहे हैं, प्रेक्षणों का योग, ठीक है। फॉर्मूले की बात करो बेटा, यहां फॉर्मूला मस्ट है भाई। समांतर माध्य x बार इक्वल्स टू प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। क्या बेटा? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण कहाँ है? ये टोटल ऑफ प्रेक्षण है बेटा, इनका सबका योग कर रहा है, तो सबको प्लस डिजिट में रखना है। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ये तो हो गया बेटा प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग मतलब जोड़ना है, और जोड़ने का मतलब हो रहा है सबको प्लस में दे दिए तो अपन अब आराम से जोड़ सकते हैं। ये जो प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह है, वो यही तो प्रदर्शित कर रहा है भाई। इन सबको क्या कर दो, जोड़ो। प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब इसमें टोटल ऑफ कितने? 10 प्रेक्षण। देखो मेरे काफ़ी बार जोड़े हुए हैं, ये मैं बता देता हूँ, बहुत बार जुड़ चुके मेरे पास। तो आप जब जोड़ोगे तब इनका सबका सम आएगा 520। आपको मैं जोड़ के भी बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 का बेटा 0, हासिल लग गया 3, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 6 40, 40 और 3 43, 43 और 4 47 और 5 52। ये हो गया बेटा 520। जोड़ने में गलत नहीं करना है, ठीक है। कितना आ गया? 520 इनका सबका योग। बटे में कितना है? 10। बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 52। ये आपका आंसर है। इन सबका समांतर माध्य कितना आया बेटा? 52। सबका समांतर माध्य कितना आ गया? इन सबका समांतर माध्य आ गया 52। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है बेटा।
सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन संख्या। देखो करना क्या है इसमें, सीधी सीधी सी बात है, इसको ज़्यादा माइंड लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। जो प्रेक्षण दिए होते हैं उनको सबको जोड़ना है और वो कितने हैं उनका भाग देना है बस। फॉर्मूला तो में याद होना चाहिए, समांतर माध्य का प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इसका नंबर है बेटा। यदि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको कर दिए, ये नहीं लिखा तो आपका नंबर काट सकता है एग्जामिनर के पास, ये पूरा पावर। ठीक है, फॉर्मूला जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दे रखा है। कितने कर्मचारी हैं बेटा? 4 कर्मचारी हैं जिनका मासिक वेतन है 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है। तो इन सब का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, बस ये संख्या ही चेंज हो गई, डिजिट चेंज हुआ है, संख्या चेंज हुई है, इसके अलावा क्वेश्चन वो का हुआ है। तो संख्या वो की वो रख दो, बाकी चेंज कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए देखो, रखिए, देखो प्रेक्षण क्या क्या चेंज हो गया। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। देखो कहाँ कहाँ कौन सी चीज डिलीट कर। प्रेक्षण कौन कौन से बेटा? 1720, 1750, 1760 और 1710। ठीक है बेटा। समांतर माध्य x बार इक्वल्स टू, ये काफी जो वैल्यू है अपने पास सारी क्या हो जाएगी, सब कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। आओ देखो प्रेक्षणों का योग वही बेटा 1720, 1750, 1760, 1710 अपॉन में कितने हैं? सॉरी 4, 1 2 3 4। अब आगे का काम तुम्हें करना है। करना क्या है बेटा? इन सबको जोड़ना है, चारों को जोड़ना है, जो जुड़ने के बाद 4 का भाग देना है। सबको जोड़ के कितने का भाग देना है? 4 का। जोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ना है चारों का और 4 का क्या देना है? भाग देना है। बात समझ में आ गई सबको? पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ चेंजिंग आ रहा है। देखो चेंजिंग क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, सब पता चल जाएगा। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4। देखो कुछ प्रेक्षण दे रखा है, उनमें से एक प्रेक्षण को क्या दे रखा है? अज्ञात दे रखा है, और उस अज्ञात वैल्यू को अपने क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। और इन सब का क्या पूछ रहा है? माध्य पूछ रहा है। सॉरी, माध्य दे रखा है और उस x की वैल्यू, उस प्रेक्षण की वैल्यू पूछ रहा है कि इस जगह क्या होना चाहिए था, कि यानी इस प्रेक्षण में वो वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उनका माध्य कितना आ जाए? उनका माध्य 4 आ जाए। तो देखो प्रेक्षण क्या क्या दे रखा है। कुछ प्रेक्षण दे रखा है 3 4 8 5 कोमा 3 4 8 5 के बाद में आया x 3 2 और 1। ये तो फैक्टेड है, क्या प्रेक्षण दे रखा है, उनमें से एक प्रेक्षण अज्ञात है, वो कौन है बेटा? x। इस x की वैल्यू पूछ रहा है। इसके साथ अपने को दूसरी चीज दे रखा है कि यहाँ पर वो वैल्यू क्या रखी जाए, कि उसको रखने के बाद इन सबका माध्य, सबका समांतर माध्य क्या निकल के आ जाए? 4 निकल जाए। तो दूसरी वैल्यू क्या दे दी बेटा? x बार की। x बार कितना दिया है? 4। समांतर माध्य मतलब x बार की वैल्यू कितनी दी है? 4 दी। आओ देखो फॉर्मूले की बात करें। समांतर माध्य x बार की वैल्यू, ये प्रेक्षणों का योग यहाँ पर और प्रेक्षणों की संख्या यहाँ। देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है बेटा? 4। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण क्या क्या है? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 अपॉन कितने डिजिट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्रेक्षण है? 8 प्रेक्षण। अपॉन में कितना आएगा बेटा? बटे में 8। सही है। अब देखो x के ये तो सारे प्लस में और ये 8 किस में? भाग में। जो भाग वाली वैल्यू उधर जाएगी, किस में जाएगी? गुणा में। तो ये 8 तो जाकर किससे गुणा हो जाएगा? 4 से। देखो एक्चुअली बात क्या होती है, जो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य क्या काम करता है? किसको बोलते हैं समांतर माध्य? समांतर माध्य का मतलब होता है कि जो लोग उस पार्टी में आए हैं उन सबको सेम रूप से देखना।
पार्टी सेलिब्रेट करने वाले सभी लोग सेम रूप से डिवाइड होंगे। ठीक है, देखो और भी मैं काफ़ी उदाहरण बता सकता हूँ इसके। जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं अपने घर में कोई प्रोग्राम होता है तो एक हलवाई आता है चौक टाइप में से साहब हलवाई आता है, और हलवाई से अपन पूछते हैं कि साहब 1500 लोगों का खाना बनाना है तो कितनी बर्फी लगेगी। तो वो क्या करता है, उसका एवरेज निकालता है भाई पर कैंडिडेट साहब मान लो 50 ग्राम या 200 ग्राम बर्फी खाता है, एक आदमी पर कैंडिडेट 200 ग्राम बर्फी खाएगा, तो इस हिसाब से भाई साहब आपको इतनी बर्फियाँ देनी होंगी 1500 लोगों के लिए। तो सीधी सी काम है, यहाँ पर भी वही चीज़। अब ये थोड़ी है कि सब लोग 250 या 200 ग्राम ही खाएंगे, कोई ज़्यादा कम भी खा सकता है, लेकिन ये एवरेज हो गया सबका एवरेज। कोई 250 खाएगा तो कोई 150 खाएगा, कोई 200 खाएगा तो कोई 100 खाएगा, कोई 300 खाएगा तो कोई 100 खाएगा। तो ऐसे सबके एवरेज की बात करें तो कंप्लीट एवरेज आ गया 200। ऐसे ही ये भी क्या करता है, जितने भी प्रेक्षण होते हैं, जितने भी पार्टी से सेलिब्रेट करने वाले लोग होते हैं, उनको सबको सेम रूप से दे देता है कि सबको एक निगाहों से देखा। ठीक है, सबको सेम रूप में बांटना। तो ये सेम कंडीशन में देता है, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन। तो आइए देखो, ये तो जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 4 × 8, 4 × 8, और इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 4 3 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 1 26, और प्लस में कौन है बेटा x। इन सबको जोड़ेंगे तो 26, और प्लस में क्या रहेगा x, 8 चौका 32, ये 26। ऐसे कैसे बेटा, 26 + x, वैल्यू किसकी चाहिए, x की। x के प्लस वाला इधर किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 32 में क्या माइनस हो जाएगा बेटा, 26 बचा कौन, x, और 32 में 26 गया तो क्या बचा 6। इसका मतलब बेटा x की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई कितनी हो गई, 6 हो गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब की बार फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं दी, ये दोनों दे दी, चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू निकाल दो, क्वेश्चन वही है। लेकिन ये बता दो क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन मोस्ट है भाई, मस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन मोस्ट है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, वो का वही क्वेश्चन है बेटा, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जितने प्रेक्षण दिए हैं उन प्रेक्षणों को जोड़ना है, कितने हैं उनसे सबसे डिवाइड करना है, 10 है बेटा, 10 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता देता हूँ, छठा जो क्वेश्चन है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही होगा। वही सबको प्लस करना है, जितने उनसे डिवाइड करना है, आपके पास समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है भाई, इनमें कोई ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वैल्यू रखनी है, जोड़ना है, प्लस करके भाग देना है, बस इतना सा काम है। काम ऐसा करते ही समांतर माध्य आपके पास। जो अलग टाइप का क्वेश्चन आता है उसको मैं बता रहा हूँ, जो अलग टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कंफ्यूज कर रहा है केवल मात्र, क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर में, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का समांतर माध्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन वही है, लेकिन आप क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए निम्न अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अनुक्रमांक, देखो अनुक्रमांक बेटा न कोई एक्स है न और कुछ है, अनुक्रमांक केवल नंबर है उसके, किसके, विद्यार्थी के रोल नंबर है। अनुक्रमांक को अंग्रेजी में कहते हैं रोल नंबर, जो अपने क्लास में दिए जाते हैं कि 1 2 3 4, 1 नंबर के इतने नंबर आए हैं, 2 नंबर के इतने नंबर आए हैं। तो 1 2 का कोई इशू नहीं है, जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन नंबरों का अपने को समांतर माध्य निकालना है। तो अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का कोई इशू नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो नीचे नंबर दिए हैं, 1 नंबर को कितने, 2 नंबर को कितने प्राप्त हुए, 3 को कितने प्राप्त हुए, ये जो प्राप्तांक हैं उनका अपने को क्या निकालना है, समांतर माध्य। उनको पर प्रेक्षण बोलेंगे। प्रेक्षण की जो वैल्यू आई है वो आई है 30 28 30 28 32 12, 30 28 32 12 18, 18 के बाद में वैल्यू निकल के आ रही है 20 25 15, 15 के बाद में 26 और 14, क्या क्या है बेटा
30 है, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26, 14 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बेटा? 10। सिर्फ इश्यू इन चीजों का है, फ्रिक्शन, समांतर माध्य, इनका निकालना है। इनके ऊपर जो अनुक्रमांक दे रखे क्वेश्चन में, अनुक्रमांक का कोई इश्यू नहीं है, वो सिर्फ इनको नंबर ऑफ काउंटिंग में डिनोट कर रहा है। भाई इसका 1 नंबर के इतने आए, 2 के इतने आए, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, इस प्रकार से इनको इतने इतने नंबर प्राप्त हुए। ठीक है बेटा, आओ देखो, वही फॉर्मूला, वही सारी चीजें वैसे ही करना है। वही x बार मतलब समांतर माध्य की वैल्यू निकालनी है, सबको प्लस करना है। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 कितने बेटा? 10 है। x बार इक्वल्स टू, सबको प्लस करना है। लास्ट वाले सेकंड एक एक अंक का करना है। पहले देखो जोड़ना सीख जाइए। मैं जैसे जोड़ रहा हूँ वैसे आपको भी टाइम नहीं लगा। अरे वही 3.25 घंटा, जब भी तो कहते हैं कईयों का पेपर बच जाता है, कई कर लेते हैं। बचता उनका है जिनको प्लस माइनस अच्छे से नहीं करना होता। तो यहाँ पर मेजर चीज़ है प्लस माइनस आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करना है। 0 8 8 में 0 0 8 ही रहेगा। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25 और 5 30, 30 और 6 36 और 4 40। 40 का मतलब 0, हासिल लगाता 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 230। एक बार फिर काउंट कर सकते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 की शून्य हाथ लगी 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और सॉरी। चलिए दोबारा करो एक बार, फिर कंफ्यूज हो गए। एक जगह 22 आ रहा है, एक जगह 23 आ रहा है। 6 4 10, 10 20, 20 20 30, 30 और 10 40, हासिल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका मतलब 22 अपॉन 10, 0 to 0 कैंसिल। इसका मतलब इसका जो समांतर माध्य आया वो कितना है बेटा? 22। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। प्राप्तांक आपको दिए गए हैं बेटा, दी गई पुस्तकों का औसत ज्ञात कीजिए बेटा। औसत और समांतर माध्य एक ही शब्द है, मैंने कहा था वही प्रोसीजर है। वही सारी वैल्यू रखनी है, सबको प्लस करना है, जितने डिजिट उनसे डिवाइड करना है, यही औसत निकल के आ जाएगा। समांतर माध्य का दूसरा नाम औसत ही है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। ये औसत पूछ ले, अब क्या करें? औसत और समांतर माध्य एक ही चीज़ है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, देखो 7 8 9 10 एक बार। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 चारों क्वेश्चन एक टाइप के। आराम से इनकी लैंग्वेज समझनी है। देखो मुंह जबानी, मुंह से बिना पेन चलाए क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि आराम से शब्द के बारे में समझना है, कौन सी चीज़ क्या दे रखा है, किसके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें अपन आराम से देखेंगे, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। आइए देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तबियत थोड़ी खराब है, फिर भी आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं बेटा। और बच्चे ही भगवान हमारे, तो आप भी जितनी मेहनत हम करके बना रहे हैं, उतनी मेहनत से आपको भी घर पे रहकर
पढ़ना है बेटा, ये ध्यान रखना। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है। सारी चीजें मैं क्लियर बता रहा हूँ। एक कक्षा के ए वर्ग के छात्रों की जो संख्या दे रखी है वो तो है 25 लोग। औसत भार का मतलब हो गया कि पर कैंडिडेट को औसत वजन दे दिया गया है कि एक आदमी में 51 किलो वजन है। ऐसे कितने लोग उसमें शामिल हैं? 25 लोग शामिल हैं। औसत भार का मतलब मैंने पहले कहा था कि औसत और समांतर माध्य एक ही चीज है। औसत भार बोल दो चाहे समांतर भार बोल दो, माध्य का भार क्या दे रखा है अपने को? फिक्स दे रखा है, सबको बराबर में डिवाइड कर दिया, सब लोगों को 51 किलो का बता दिया गया। 25 लोग हैं, 25 के 25 लोगों को कितना कितना बता दिया गया? 51 किलो का बता दिया गया। बात क्लियर है? ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जबकि वर्ग बी के छात्रों 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। ऐसी एक कक्षा और है जिसका नाम बी है, और उस कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो 35 है, और 35 में हर प्रत्येक एक छात्र का जो वजन का जो औसत भार है वो कितना दिया है बेटा? 54 किलो दिया। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का अब की बार दोनों छात्रों को कॉम्बो कर दिया, एक जगह मिला दिया। 25 ए बैच वाले को और 35 बी बैच वाले को, दोनों बैचों को एक जगह करने के बाद बच्चे हो गए 60। और क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि जो 60 बच्चे एक जगह मिल गए उन बच्चों का औसत भार आप मुझे निकाल के बताओ। क्वेश्चन अपने से कह रहा है। देखो क्वेश्चन ने चैलेंज किया है अपने को कि 60 विद्यार्थियों का एक साथ अपने को क्या निकालना है? औसत भार। अलग अलग औसत भार दे दिया। यदि अपने को 60 बच्चों का औसत भार निकालना है तो नॉर्मली सोचो अपने को क्या चाहिए? 60 बच्चों का टोटल वजन चाहिए अपने पास। 60 बच्चों का केवल मात्र क्या चाहिए? टोटल वजन। यदि 60 बच्चों का टोटल वजन है तो अपन निकाल सकते हैं टोटल भार में क्या दे देंगे? 60 का भाग देते हैं अपने पास में, एक बच्चे का औसत भार आ जाएगा। तो देखिए सभी बच्चों का टोटल भार कैसे निकाला जाए? सभी बच्चों का टोटल भार कैसे निकाला जाए? उसके लिए अपने को क्या करना है भाई? उसके लिए अपने को करना है कि अपन जो 25 छात्र हैं उनका जो औसत भार दे रखा है उसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 लोगों का वजन आ जाएगा। ऐसे ही अपने को 35 जो छात्र दे रखे हैं उनका औसत भार एक का दे रखा है 54। 35 को 54 से गुणा करते 35 लोगों का औसत भार भी आ जाएगा। 25 का औसत भार भी आ जाएगा, 35 का औसत भार भी आ जाएगा। उन दोनों के वजन को जोड़ देंगे, टोटल वजन हो गया 25 लोगों का वजन 25 × 51, 35 लोगों का वजन 35 × 54। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने लोगों का आ जाएगा? 60 लोगों का टोटल वजन अपने पास आ जाएगा, और अपन 60 विद्यार्थियों का औसत वजन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब मैं करना स्टार्ट करूं। कक्षा वर्ग ए के छात्र, कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का कितना है बेटा औसत भार? 25 छात्रों का औसत भार कितना है बेटा? 51 kg। कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है बेटा? 51 kg। तो क्या कक्षा वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार निकाल सकते हैं? ये औसत भार है तो इससे कुल भार निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? सीधा सा है, एक में 51 है तो 25 से गुणा करते हैं, 25 का वजन आएगा कि नहीं आएगा? टोटल, अरे टोटल भार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक में 51 किलो है तो 25 में कितना होगा? 25 × 51, 25 एकम 25, हाथ से लग गई 2, 5 × 5 = 125। कितना केजी हो गया बेटा? 1275 केजी वजन हो गया उस क्लास ए के 25 छात्रों का। सेम प्रोसीजर में कक्षा वर्ग बी के, कक्षा वर्ग बी के कितने छात्रों का? 35 छात्रों का औसत भार कितना है बेटा? कितना केजी बताया है क्वेश्चन में? 54 केजी। 35 छात्रों का औसत भार बताया है 54 केजी। अब अपन निकालेंगे कक्षा वर्ग बी के
35 छात्रों का कुल भार। पैंतीस छात्रों का कुल भार क्या आएगा बेटा? 35 इंटू 51, सॉरी 54 है तो 54 मल्टीप्लाई करो बेटा। 54 को किससे करना है? 35 से। 5 चौका 20, 55 25 से 2 27, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, 0 7 2 9 8 और 1 कितना है बेटा? 1890। कितना केजी हो गया बेटा? 1890 केजी हो गया। यानी 35 छात्रों का औसत भार कितना हो गया बेटा? 1890 केजी। अब देखो अपने को कितने विद्यार्थियों का? कुल 60 विद्यार्थियों का, 60 छात्रों का औसत भार क्या निकालना है बेटा? 60 छात्रों का औसत भार। तो 60 छात्रों का वजन बेटा 25 का टोटल वजन कितना है? 1275 प्लस 35 छात्रों का टोटल वजन कितना है? 1890 और बट्टे में कितना आएगा? ये जो वजन आ रहा है वो कितने लोगों का आ रहा है? 60 का। कहीं 2 का मत कर देना, कहीं एक एक का नहीं, ये 25 छात्रों का है, ये 35 छात्रों का है। ये दोनों का टोटल जो प्लस होगा वो कितने बच्चों का होगा? 60 बच्चों का। तो 60 बच्चों का औसत भार है कितना हुआ? 0 और 5 5, 9 और 7 कितना हो गया बेटा? 16, 8 और 2 10 और 11, 1 1 2 1 हासिल 3 बटे में कितना आएगा? 60। 0 और 5 कितना हो गया? 5, 9 और 7 16, 8 और 2 10 और 11, 1 1 2 और 1 हासिल कितनी हो गई? 3। डिवाइड करो बेटा। तो 0 तो यू का अच्छे से कर लो एक बार, एक के बाद में पॉइंट लगा देना। एक 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट। 6 पंजू 30, एक बचा 16, 6 दूनी 12, क्या बचा बेटा? 4 उतार लेंगे 5, 6 संतु 42, क्या बचा बेटा? 3 बच गया। पॉइंट लगाना है तो पॉइंट लग चुका है। 6 संतु 42 हो गया, 0 उतारेंगे तो 6 पंजू 52.75 केजी। 60 विद्यार्थी जब एक जगह हो जाएंगे तो उन सभी का औसत भार कितना आ जाएगा? 52.75 केजी। ठीक है बेटा।